और खांसी कैसी भी हो जड़ मूल खत्म होती है, 100% खत्म होती है। उन्होंने ये कहा जी यदि आप चैनल शुरू कर रहे हो तो एक कंपैरेटिव स्टडी जरूर देना, स्टीरॉयड से भी ज्यादा बेटर काम करती है शीतोपलादी चूर्ण। लो डोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पैथी के अंदर। किसी भी बड़े हॉस्पिटल से ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हो। ये चारों तरफ मेरे आयुर्वेद ही आयुर्वेद है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल सुपर फाइन हूँ, होप सो आप भी सुपर फाइन होंगे। और आयुर्वेद क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुर्वेद आचार्य जगजीत सिंह, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्पेशलिटी आयुर्वेदा, हिसार। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने का हमारा मेन पर्पस है, जो कुछ भी आयुर्वेद के नाम पे हमारे पास है हम आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करें। और जो कुछ भी आप लोगों के पास है वो आप हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स में या एसएमएस के थ्रू। तो देखो दोस्तों, जो आयुर्वेद है ये बहुत बड़ा भंडार है, ये समुंदर है। कोई भी आयुर्वेद का प्रकांड ज्ञाता हो ही नहीं सकता। कोई आयुर्वेद में परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम भी परफेक्ट नहीं है। तो आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। और जितना कुछ हमारे पास है हम आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। लेकिन यदि शेयरिंग की ही बात करें दोस्तों, तो आयुर्वेद इतना बड़ा भंडार है कि खाली जितना हमारे पास है यदि वही शेयर करें तो कम से कम भी 20 साल लग जाएंगे। क्योंकि एक एक जड़ी बूटियों के कम से कम भी 100 फार्मूले हैं। और उसके बाद हजारों किस्म की जड़ी बूटी है। उसके बाद में फिर रस रसायन है, पर्पटी है, आसव आरिष्ट है। तो आगे ये जो चेन है आयुर्वेद की ये बहुत बड़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम यदि बात करें से लाइक अंग्रेजी दवा की, तो वहां हर चीज की लिमिट है। मतलब हर चीज की लिमिटेशन आ जाएगी। लिमिटेशन कैसे आएगी कि वहां पे अभी हम आज बात करना चाहते हैं खांसी के ऊपर। तो खांसी की यदि बात करें तो वहां पे 10 से 15 टोटल मिला के इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बना रही हैं। तो टोटल देखा जाए तो जो इंग्रेडिएंट का है वो 10 से 15 रहे होंगे या मैक्सिमम 20 रहे होंगे। तो उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद में इस चीज की कोई भी डेडलाइन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एक खांसी के ऊपर ही कम से कम 5000 फार्मूले आपको मिल जाएंगे आयुर्वेद में। तो इसकी कोई भी डर्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है। जितना आप अंदर जाते जाओगे आपको महसूस होता रहेगा कि हम तो वहीं खड़े हैं। कुछ भी गेन नहीं हुआ है। जब मैंने आयुर्वेद शुरू किया था दोस्तों, तो मुझे ये लगता था कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ आयुर्वेद के बारे में। लेकिन जैसे-जैसे मैं डीप जाता गया, बुक्स पढ़ता गया, तो मुझे लगने लगा मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। अभी हम तो सिर्फ किनारे पे खड़े हैं, समुद्र की गहराई का तो हमें पता ही नहीं है। तो जो पर्पस है इस चैनल को शुरू करने का, वो ये कि आप लोग हमें जितना हो सके मैक्सिमम आप लोग सहयोग करें ताकि इस चैनल को हम लोग आगे बढ़ा सकें। बहुत सी जड़ी-बूटियाँ हैं जिनके अभी एफिकेसी, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी तक वो दुनिया के सामने नहीं आए हैं। जो हमारे पास है वो सब कुछ हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो तभी शेयर हो सकता है जब आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, आप इस चैनल पे दया दृष्टि बना के रखेंगे, तो ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें मजबूरी में ये चैनल बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे, तो आप लोगों के लिए ही तो ये शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आप ही साथ नहीं दे रहे तो फिर शुरू करने का किसके लिए फिर ये सब कुछ करें हम लोग। तो दोस्तों, एक माफीनामे के साथ आज शुरू करना चाहते हैं खांसी को लेके, अस्थमा को लेके, दमा को लेके। एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है हमारे पास।
आयुर्वेद में उसको कहते हैं शीतोपलादी चूर्ण। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए, जितनी इसकी प्रेज की जाए, उतनी ही कम है। बहुत चमत्कारी औषधि है ये। तो उनके इंग्रेडिएंट क्या-क्या हैं, कैसे काम करती है और इसको कैसे दिया जाना चाहिए, या जो टोटल प्रिस्क्रिप्शन हम लोग पिछले 8 से 10 सालों से दे रहे हैं, और खांसी कैसी भी हो जड़ मूल खत्म होती है, 100% खत्म होती है। और एक प्लस पॉइंट ये और इसमें आता है कि ये कभी भी कफ को अकुमुलेट नहीं होने देती, कफ को अंदर जमाती नहीं है, बल्कि कफ को या तो निसारण कर देगी या कफ का पाचन करवा देगी। मतलब आपके लंग्स की पूरी तरह से ये शुद्धिकरण कर देती है। हमारे बहुत से मित्र हैं जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा जी यदि आप चैनल शुरू कर रहे हो तो एक कंपैरेटिव स्टडी जरूर देना एलोपैथी और आयुर्वेद के बारे में। तो यहाँ पे किसी का दोस्तों कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी तो एक कंपैरेटिव स्टडी कि जो एंटीबायोटिक होती है वो कभी भी एक्सपेक्टोरेशन नहीं करवाती, वो म्यूकोलिटिक नहीं होती, वो कफ का कभी भी निसारण नहीं करती है। सपोज आपको चेस्ट प्रॉब्लम है, आप एक एंटीबायोटिक का कोर्स ले लेते हो तो वो जो कफ है वो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो अंदर जम जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम है कफ को जमाना, निसारण उसका काम नहीं है, एक्सपेक्टोरेशन उसका काम नहीं है। लेकिन जिस फार्मूले पे आज हम बात करना चाहते हैं, शीतोपलादी चूर्ण, बेहद चमत्कारी वस्तु है दोस्तों ये। हम पिछले 8 से 10 सालों से रेगुलर इसको दे रहे हैं, और जो खांसी है फटाफट ठीक होती है। टोटल प्रिस्क्रिप्शन है वो मैं आज को आपको बताऊंगा कि इस औषधि के साथ और कौन सी मुख्य औषधि और सहायक औषधि और कौन कौन सी औषधियां हैं जो दी जाती है। लेकिन सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहता हूं, जितनी हो सके प्रशंसा हम कर नहीं पाएंगे। ये बहुत चमत्कारी औषधि है और इसके इंग्रेडिएंट बेहद सेफ हैं। और यदि कंपैरेटिव स्टडी की हम बात करें तो हम ये कहेंगे, मुझे मैं माफ़ी भी माँग लूँगा दोस्तों, कि ये स्टेरॉयड से भी ज़्यादा बेटर काम करती है शीतोपलादी चूर्ण। इस औषधि में जो मुख्य इंग्रेडिएंट हैं, दालचीनी 10 ग्राम, इलायची छोटी 20 ग्राम, पीपल छोटी 40 ग्राम, वंशलोचन 80 ग्राम और मिश्री 60 ग्राम। ये है इसका कंपोजिशन। अब देखने में ये कंपोजिशन इतना साधारण है, लेकिन मिरेकल की तरह ये काम करता है। क्योंकि यदि किसी भी चीज को आप औषधि के रूप में ले रहे हैं तो उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप इसको डाइट का हिस्सा ले रहे हैं, जैसे दालचीनी आप चाय में डाल लेते हैं, इलायची रोज हम लोग डालते हैं, तो एक क्वेश्चन ये आता है फिर ये दवाइयां वहां पे काम क्यों नहीं करती, ये औषधियां वहां क्यों नहीं काम करती, हम तो रोज चाय में डाल के इसको पीते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक फर्क को हमें समझना होगा। वो हम कोई भी चीज भोजन में लेते हैं या कोई भी चीज हम चाय में लेते हैं, कोई भी चीज हम यदि पानी में डाल के लेते हैं तो वो एक डाइट का पार्ट हो जाता है, वो डाइटरी सप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन यदि हम औषधि के लिए किसी भी इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं तो उसके अनुपान बदल जाते हैं। अनुपान का मतलब ये हो गया कि फिर आपको रोटी के साथ नहीं लेना है, इसको फिर आप शहद के साथ लेना है। और जब अनुपान बदल दिए जाते हैं तो पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उस मेडिसिन का, उस दवा का पूरी तरह से बदल जाता है। अभी एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अभी 3 दिन पहले एक छोटी सी बिटिया हमारे पास आई, उम्र रही होगी से लाइक 6 से 7 साल। तो पिछले 3 महीने से खांसी ठीक नहीं हो रही, हमारे पास वो आए, कहते जी खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो ये 5वीं बार डॉक्टर है, उसने एंटीबायोटिक का कोर्स लिखा है, 3 महीने में 5वीं बार एंटीबायोटिक दी जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो हमारे नजरिए की यदि बात करें, आयुर्वेद की नजरिए की बात करें, तो एंटीबायोटिक है वो कफ को बेसिकली सुखा रही है। दोस्तों जितने भी साल्ट्स हैं एलोपैथी के अंदर, जैसे डाइफेनहाइड्रामीन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, ये जो डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन और डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, ये मॉर्फिन डेरिवेटिव हैं। मतलब ये कफ को सुखाने की चीज है।
तो हमने उस बच्ची के पेरेंट्स को ये एडवाइस किया जी देखो, यदि हमें बच्ची की खांसी ठीक करनी है तो सबसे पहले हमें ये कफ को पतला करना होगा, लंग्स की इलास्टिसिटी को ठीक करना होगा। लंग यदि रिजिड हो जाएंगे, इलास्टिक नहीं रहेंगे तो खांसी बंद नहीं होएगी। तो हमें खांसी है उसको म्यूकोलिटिक देना है, खांसी के लिए बच्ची को हमें एक्सपेक्टोरेंट्स देने हैं ताकि वो जो कफ चिपा हुआ है वो नरम हो, निकले, फिर खांसी बंद होगी। जो छोटे बच्चे हैं बेसिकली वो जब खांसते हैं तो उनको थूक फेंकना नहीं आता है, बलगम आता है तो निकाल नहीं पाते, लेकिन वो कफ खांसी के रूप में गले तक आता है, फिर पेट में से होते हुए पोटी के रास्ते निकल जाता है, लेकिन वो भी कफ का निसारण ही होता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, खांसी कैसी भी होती है, बेसिकली जो रीजन है वो कफ ही रहता है। जो खरड़ खरड़ वाली खांसी है जिसको प्रोडक्टिव कफ बोला जाता है, मीन्स वो अभी बलगम बहुत ज्यादा, कफ बहुत ज्यादा जमा नहीं है, और जिसमें बहुत ज्यादा कफ छाती में सूख जाता है तो वो ड्राई कफ बोला जाता है। दोनों ही केस में जो मेन कफ ही रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। अब यदि पित्त बढ़ जाता है तो पित्त के बढ़ने से भी कफ बढ़ जाता है, मीन्स बहुत कुछ रिलेट करता है पेट की एसिडिटी और पित्त से। और यदि वात किसी का बढ़ा है तो वात बढ़ने से भी कफ का प्रकोप हो जाता है। तो यदि कफ, वात और कफ को मिला दिया जाए तो इसका मतलब ये, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में बात करें तो ये हो जाता है एलर्जी। तो आयुर्वेद में एलर्जी को वात और कफ दोनों के इम्बैलेंस को इसी का ही नाम एलर्जी दिया है। तो बात कर रहे थे शीतोपलादी चूर्ण की, बहुत ही अच्छी औषधि है और सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है, ये स्तंभक औषधि नहीं है। ये औषधि जो है ये कफ निसारक है, या तो कफ को पूरी तरह से निकाल देगी या कफ का पूरी तरह से पाचन कर देगी। आपकी छाती है वो पूरी तरह से खरड़ खरड़ खाली हो जाएगी और आपकी खांसी बहुत जल्दी बंद होती है। और ये सबसे सबसे सेफेस्ट तरीका है दोस्तों खांसी के लिए। मतलब ये जो इंग्रेडिएंट है सबको पता है बेहद सेफ हैं, और बहुत से और भी इनके फायदे हम लोग ले सकते हैं। मतलब खाली आप ले रहे हो शीतोपलादी, लेकिन ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है क्योंकि इसमें वंशलोचन होता है। सबसे सुपीरियर क्वालिटी के कैल्शियम सिर्फ आयुर्वेद में ही होते हैं दोस्तों। प्रवाल पिष्टी जो सोर्स है वो है समुंदर, मुक्ता सुक्ति पिष्टी, मोती पिष्टी, वंशलोचन, बहुत सुपीरियर क्वालिटी के कैल्शियम होते हैं। मार्केट में जो कैल्शियम अवेलेबल है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब जो हम दीवारों पे कली करते हैं, ये जो कली होती है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन जो आयुर्वेद के कैल्शियम है उनका जो बहुत सारे कैल्शियम ऐसे हैं जिनका जो सोर्स है वो बेसिकली समुंदर रहता है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है कैल्शियम का भी। इसमें देखो दालचीनी है, दालचीनी कफ का, कफ को बनने से रोकती भी है। दालचीनी है वो कफ का निसारण भी करती है। छोटी इलायची हम सबको पता है ये यहाँ सूद करेगी गले को और कफ निसारण का काम करती है। छोटी पीपल है, ये बहुत अच्छा कफ शामक होती है। चौथा वंशलोचन बहुत सुपीरियर क्वालिटी का कैल्शियम है, जैसे अभी हमने इसको डिस्कस किया। और मिश्री, मिश्री सिंपल ऐसा नहीं है कि खाली टेस्ट के लिए मिलाई जाती है। मिश्री अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है, और मिश्री इसलिए मिलाई जाती है, जितने भी बाकी इंग्रेडिएंट हैं किसी भी आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन के अंदर, तो मिश्री उनकी एफिकेसी को बढ़ा देती है, मतलब एज ए कैटालिस्ट काम करती है। बहुत जल्दी कोई भी औषधि बहुत जल्दी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं या कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन है, जब मिश्री मिला दी जाती है तो वो औषधि बन जाती है, डाइट का हिस्सा नहीं रहती, वो एक दवा बन जाती है। तो दोस्तों कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन हम क्या देते हैं,
यदि खांसी कोई रेजिस्टेंट खांसी हो गई है, क्रॉनिक खांसी है, प्रोलॉन्ग्ड खांसी है, जल्दी ठीक मतलब ठीक ही नहीं हो रही, सब कुछ किया खांसी ठीक नहीं हो रही, तो ये जो कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन जो पिछले 10 सालों से हम लोग दे रहे हैं, कैसी भी खांसी हो, कन्फर्म एंड कन्फर्म 100% ठीक होती है। इसमें क्या, एक तो हम लोग शीतोपलादी देते हैं, वन इज शीतोपलादी चूर्ण। इसका देने का तरीका ये होता है, शीतोपलादी चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, इसको देना होता है सिर्फ शहद के अंदर। इसका एक ध्यान रखना है, इसको कभी सूखी अवस्था में कभी नहीं खाना है इसको, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। कभी भी जो लोग शहद नहीं ले सकते वो इसको मलाई के अंदर ले सकते हैं, लेकिन इसको कभी सूखा नहीं लेना चाहिए। मलाई भी नहीं यदि आप ले सकते तो कोई भी कफ सिरप है जो जो एक्सपेक्टोरेंट है उसमें मिला के इसको थोड़ा गीला करके ही इसको लेना चाहिए। और दूसरी चीज जो हम लोग देते हैं वो है दोस्तों कनकासव। लेकिन एक चीज यहाँ बहुत जरूरी है, हमेशा औषधि है वो अच्छी कंपनी की ही लेनी चाहिए। 5 चम्मच सुबह, 5 चम्मच शाम को, इसमें बराबर का पानी मिलाना है। आसव आरिष्ट कभी भी नंबर 1 तो खाली पेट नहीं लिए जाते, नंबर 2 आसव आरिष्ट को हमेशा बराबर का ही पानी मिलाएं। कुछ लोग ये होते हैं, हम कहते हैं जी बराबर का पानी मिलाना है, तो कुछ लोग ये होते कहते हैं जी हमने तो आधा गिलास या पूरा 1 गिलास पानी मिला दिया था, उसमें औषधि काम नहीं करेगी। कारण ये है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई तो पानी जैसा एक्शन आ जाएगा। किसी भी औषधि में जिस चीज को आप मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो उसकी जो एफिकेसी है वो उसी साइड चली जाती है। यदि पानी बढ़ा देंगे हम लोग तो पानी ही असर करेगा, दवा असर नहीं करेगी, क्योंकि दवाई की क्वांटिटी बहुत कम रह गई उसके अंदर। तो इसमें बराबर का ही पानी मिलाना है, 5 चम्मच दवा और 5 चम्मच पानी, ये लेना है खाने के बाद, आफ्टर मील। जितने भी आसवारिस्ट हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑलमोस्ट 7 to 9% सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल होती है जो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करती है। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आसवारिस्ट बनाए क्यों गए? एक औषधि है, हम उसको स्टोर करके रखें तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल, वो औषधि 5 साल तक 10 साल तक नहीं चलती। तो आसव इस आरिस्ट इसलिए बनाए गए क्योंकि उनमें जो लिक्विड बनता है आसवन से, तो उसमें जो अल्कोहल है वो सेल्फ जनरेटेड हो जाती है फर्मेंटेशन के बाद। तो ये औषधि जो बन गई, ये फिर 5 साल बाद और उसके बाद जितनी पुरानी होती जाएगी, जैसे शराब जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही बेटर होती जाती है। तो आसव अरिस्ट भी जितने पुराने होते जाएंगे 10 साल बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। इसलिए आसव आरिस्ट की जो रिसर्च की गई ये बहुत बड़ी साइंस है। उस टाइम आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले आसव आरिस्ट बनने शुरू हुए थे। हम लोग सोच सकते हैं उस टाइम उन लोगों का मतलब थॉट, उन लोगों की सोच कितनी अच्छी रही होगी, उनकी रिसर्च, उनकी डेवलपमेंट, उनकी R&D कितना अच्छा रहा होगा आज से 2 लाख साल पहले। तो तीसरी चीज जो है दोस्तों, जो यहाँ पे आप कोई भी एक आयुर्वेदिक एक्सपेक्टोरेंट से लाइक कोई भी कफ सिरप जो एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करे, वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, ये ऑप्शनल है। बहुत अच्छी कंपनी की कोई भी कफ सिरप आप लेते हैं, जैसे हम तो अपने कफ सिरप का खुद निर्माण करते हैं, लेकिन ये पानी के साथ देना है या बिना पानी देना है, हम लोग इसमें पानी ऐड नहीं करवाते, क्योंकि वो जो गाढ़ा सिरप होता है यदि यहाँ पे चिपा रहेगा तो वो लोकल एक्शन हो जाता है, पानी मिला के लेंगे तो वो तो सीधा पेट में गया। तो खांसी के लिए हमें एक लोकल एक्शन चाहिए।
और इसमें जो ये कनकासव है, ये कनकासव बहुत ही अच्छी औषधि है दोस्तों, कमाल के रिजल्ट देती है। कफ बनने से रुक जाता है और खांसी को तो ऐसे एकदम फटाफट ठीक करती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वो ये है चौथे नंबर पे, फोर्थ पॉइंट ये है समीर पन्नग रस। ये कुपीपक रसायन है आयुर्वेद का। एलोपैथी में जो लोग बोलते हैं इमीडिएट एक्शन, मतलब इंजेक्शन, तो ये आयुर्वेद के इंजेक्शन हैं, लेकिन लेने होते हैं ओरली, मुंह के थ्रू ही लेने होते हैं। और ये बेसिकली तीन चीजों से मिलके बना होता है, मैनसील, हड़ताल और शुद्ध संखिया। जैसे रस सिंदूर का निर्माण किया जाता है, जैसे सिद्ध मकर ध्वज का निर्माण किया जाता है, 36 घंटे की अग्नि चाहिए होती है इस औषधि को बनाने के लिए। अच्छा, इस औषधि का निर्माण हम लोग खुद करते हैं, लेकिन आप ले तो बहुत अच्छी कंपनी की ले, और इसमें जो डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाजिर जवाब औषधियों में से आती है। ये तीर की तरह एकदम शरीर में, टिश्यू में, सेल में एकदम तीर की तरह प्रवेश कर जाती है। तो इनमें डोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, लाइक आधी रत्ती या एक रत्ती दे देंगे, तो ये जितना भी कफ है उसको एकदम सुखा देगी। तो हमें कफ को सुखाना नहीं है, हमें एक्सपेक्टोरेशन चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर करनी है, हमें लंग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। इसकी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डोज सिर्फ लेनी है 30 mg पर डे, और वो भी दिन में एक बार, और वो लेनी है शहद में या मलाई के अंदर। अब सवाल ये आता है कि 30 mg कैसे बनाएंगे? तो उसका एक तरीका है। जैसे आप 1 ग्राम आपने समीर पन्नग रस लिया, 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब हो गया 1000 mg। इसके अंदर अब 1 ग्राम है, उसको 30 पुड़िया बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो आसान तरीका ये होता है कि 1 ग्राम कोई भी औषधि ले, हम बात कर रहे हैं समीर पन्नग रस की, 1 ग्राम औषधि लेके उसमें अप्रोक्सीमेट, वैसे ही अंदाजे से 5 ग्राम आप मिश्री मिला लो। तो अब ये जितनी क्वांटिटी है वो बराबर के 30 पाउच बना लो। अब 30 पाउच यदि बनाए हैं तो एक पाउच के अंदर अप्रोक्सीमेट 33 mg समीर पन्नग चला जाएगा। और यदि आप खांसी को ठीक कर रहे हैं समीर पन्नग को लेके, तो फिर ये जो डोज है ये बिल्कुल ठीक है, 30 mg पर डे। सीधा नहीं लेना है, विद हनी और विद मलाई या विद एक्सपेक्टोरेंट जो आप दे रहे हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन है। कैसी भी खांसी हो, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव कैसी भी खांसी हो, और कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, ये इस फॉर्मुलेशन से, ये कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन है, इससे आपकी खांसी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, बस एक बार शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक ग्रंथ ये शीतोपलादी और क्या काम करता है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, जो बच्चे रेगुलर इनहेलर लेते हैं, आप शीतोपलादी चूर्ण बच्चों को देना है तो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, मीन्स आप एज के हिसाब से डोज निश्चित कर लो। डोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पैथी के अंदर। तो जो बच्चे रेगुलर इनहेलर पे हैं या बड़े भी जो इनहेलर पे हैं, आप लगातार शीतोपलादी चूर्ण देते रहें। इसमें थोड़ी फॉर्मुलेशन एक और चेंज कर सकते हैं कि शीतोपलादी से लाइक 100 ग्राम ले लिया तो 5 ग्राम उसके अंदर सुहागा फूल मिला ले, और 5 ग्राम उसके अंदर फिटकड़ी फूल, फुलाई हुई फिटकड़ी। ये सब जानते हैं हम लोग, ये सब कुछ मतलब अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि फूल कैसे किया जाता है। लेकिन ना तो सुहागा कच्चा डालना, ना ही फिटकड़ी कच्ची डालना,
उनको फूल करके 100 ग्राम शीतोपलादी और 5 ग्राम ये दोनों चीजें मिला के वो भी बहुत इफेक्टिव फार्मूला बन जाता है कफ के लिए। दोस्तों, खांसी को लेके 2-3 जो परहेज वो बहुत जरूरी है। एक, जो स्मीर पन्नग रस है वो बिल्कुल छोटे बच्चों को कभी न दें। दूसरा, कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आप बनाना चाहते हैं तो आप किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर ले लें। तीसरा, जब बात खांसी की आती है तो चावल आपको 100% बंद कर देने चाहिए। और ये जो फॉर्मुलेशन हमने आपको अभी प्रेस्क्रिप्शन आपको बताई है, आपके साथ शेयर की है, उसके साथ हल्दी वाला दूध या हल्दी का सेवन न करें। और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीजें, ठंडा पानी आप 100% बंद कर दें। खांसी यदि गर्मी में बहुत आती है तो मैंगो 100% बंद कर दें। चावल तो 100% आपको बंद करने ही हैं, क्योंकि चावल जो है वो कफ वर्धक होता है। फास्ट फूड, फ्राइड, तला वाला, ये 100% बंद कर देना है। आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य का बहुत बड़ा रोल है। परहेज बहुत जरूरी होते हैं। तो अब ग्रंथ के हिसाब से इस चूर्ण के सेवन से श्वास, खांसी, क्षय, क्षय का मतलब टीबी, ये साधारण औषधि टीबी को भी ठीक कर सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। हाथ और पैरों की जलन, मंद अग्नि, पसली का दर्द, प्लूरसी, जब बहुत कफ को हम सुखा देंगे तो छाती के अंदर दोनों साइड बहुत तेज दर्द आता है, क्योंकि वहां पे कफ सूख गया है, उसको बोलते हैं प्लूरसी। तो प्लूरसी को भी ये ठीक करती है। यह चूर्ण बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, कफ को छांटता है, मतलब एक्सपेक्टोरेशन इसका मेन काम है। अन्न के प्रति रुचि पैदा होती है। अब देखो, कोई भी आप लेते हो यदि एंटीबायोटिक टाइप, तो उसमें आपकी भूख खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती। ये बल्कि जठर अग्नि को तेज करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, पाचक रस को उत्तेजित कर भोजन को पचाने में सहायता करती है। बिगड़े हुए जुकाम में भी ये चूर्ण को देने से बहुत फायदा होता है। अधिक सर्दी लगने, शीतल जल अथवा असमय में जल पीने से जो जुकाम हो जाता है, उसके अंदर ये औषधि चमत्कार की तरह काम करती है। कभी कभी यह जुकाम रुक भी जाता है। इसका कारण यह है कि जुकाम होते ही यदि सर्दी रोकने के लिए शीघ्र ही उपाय किया जाए तो कफ सूख जाता है। परिणाम ये होता है कि सिर में दर्द रहेगा। यदि कफ को हम सुखा देंगे तो उसमें क्या होगा, सिर में दर्द रहेगा, भयंकर खांसी उठेगी, देह में थकावट रहेगी, टेम्परेचर रहेगा, आलस आएगा, देह भारी मालूम रहेगी, सिर भारी रहेगा, अन्न के प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी। ये सब उपद्रव होते हैं यदि हम कफ को सुखा देते हैं, लेकिन ये औषधि कफ को सुखाती नहीं है। ऐसी स्थिति में इस चूर्ण को यदि शरबत बनस्फा, देखो वो भी एक्सपेक्टोरेंट है, आप कोई भी एक्सपेक्टोरेशन के लिए कुछ भी ले रहे हो तो उसमें आप मुलेठी या बनस्फा, उसका काढ़ा खुद भी बना सकते हैं। शरबत बनस्पता सॉरी इस चूर्ण को शरबत बनस्फा के साथ देने से बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि यह रुके हुए दूषित कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देती है। इससे होने वाले उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा लेक्चर था आज का, और हमारा पर्पस है हम लोग आपको धीरे धीरे करके आयुर्वेद की जितनी भी औषधि हैं उन सब औषधियों के गुण धर्म, फायदे, बेनिफिट्स आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करें। एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, यदि हम आयुर्वेद की नॉलेज ले लेते हैं, हम हेल्थ की नॉलेज ले लेते हैं, तो 100% मैं ये कह सकता हूं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल से ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हो। बीमारी कोई भी रही हो, बीमारी से कभी मत डरना, उसके लिए नॉलेज लेना और हर्ब्स की, आयुर्वेद की नॉलेज लेना कि उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे से घर पे इलाज हो सकता है, हम बहुत सा पैसा बचा सकते हैं, समय, और सबसे बड़ी चीज है हम अपनी हेल्थ बचा सकते हैं। और जहां तक इम्यून की बात आती है,
सिर्फ आयुर्वेद ही अकेली ऑप्शन है हमारे पास। किसी भी पैथी में इम्यून की बात बहुत लोग करेंगे, लेकिन इम्यून एक्चुअल में यदि बढ़ सकता है तो सिर्फ आयुर्वेद से बढ़ सकता है। यदि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं, तो हमारे ही घर के अंदर हार्ट अटैक आया, बाईपास रिकमेंड किया गया, हमने बाईपास नहीं करवाया। इतनी अच्छी औषधि हैं जो कोरोनरी को बिल्कुल क्लियर कर देती हैं। 3 महीने का कोर्स करवाया, उसके बाद में डॉक्टर्स ने खुद बोला कि नाउ योर बाईपास सर्जरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। पैरालिसिस हुआ, एकदम पैरालिसिस हुआ। एवरीबॉडी एडवाइज्ड अस किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। दोस्तों, यहाँ मेरा कोई मतलब क्रिटिसिज़्म से नहीं है। हमारा मतलब ये है कि यदि नॉलेज है तो हम सब कुछ घर पे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन की औषधि दी, पैरालिसिस बिल्कुल 100% ठीक हो गया और जो हमारे मदर थे वो बिल्कुल वैसे ही चलने-फिरने लग गए, सिर्फ 7 दिन के अंदर-अंदर। और ऐसे मेरे पास तो हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं, बिल्कुल आसान औषधियाँ, साधारण सी औषधियों से ही वो ठीक हुए हैं। हज़ारों फ़ॉर्मूले हैं, हज़ारों बुक्स हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये चारों तरफ मेरे आयुर्वेद ही आयुर्वेद है। लाखों फ़ॉर्मूले हैं, सब आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।